नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी रूम में अब तक आप लोगों ने सुना कि तकरीबन 6 से 7 लोग अनाया की स्टडी रूम में जाते हैं और अनाया उनसे बिना डरे बात करती है। लेकिन एक आदमी अनाया की ओर एक तेज चाकू फेंकता है। उसका निशान सीधा ही अनाया का दिल था। अनाया, जिसे हल्की सी भी हरकत नहीं दिखाई थी, उसकी आंखें उस चाकू को अपनी ओर आता हुआ देखकर तीखी हो गई। उसने तुरंत अपने 2 उंगलियों से किसी चीज को फेंका। वह चीज हल्की सी हवा में चमकी, फिर जाकर सीधे ही उस चाकू पर लगी। वह चाकू तुरंत ही नीचे गिर गया। ये हरकत इतनी तेजी से हुई कि किसी की नजर भी नहीं गई कि क्या हुआ। वही वह आदमी जिसने अनाया पर चाकू फेंका था, उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि वह लोग इतने ट्रेन फाइटर थे, फिर भी उन्होंने किसी चीज को नहीं देखा है जो चाकू से टकराया हो, और वह चाकू ऐसे ही नीचे गिर गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ, लेकिन ये तो अनाया की एक्यूपंक्चर नीडल का कमाल था। अनाया जितनी दवाई में माहिर थी, उतनी ही नीडल के साथ खेलने में माहिर थी। वह अपनी आंतरिक ऊर्जा की मदद से किसी भी नीडल को बहुत सटीकता से निशाने पर लगा सकती थी, और उसकी तेजी इतनी ज्यादा होती थी कि वह किसी भी चीज को छेद सकती थी। उन आदमियों को भी समझ आ गया कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उनके सामने जो टारगेट था वह इतना भी सिंपल नहीं था। पहले तो उन्हें लगा था एक मामूली लड़की को मारने के लिए 6-7 लोगों की क्या जरूरत होगी। वो इतने ट्रेन फाइटर थे कि अकेले ही 50 से ज्यादा लोगों को मार सकते थे, और यहाँ पर एक मामूली लड़की को मारने के लिए इतने सारे लोगों को भेजा गया था। इसीलिए वह लोग पहले खुश नहीं थे, लेकिन अनाया की हरकत से वह समझ गए कि अनाया इतनी भी मामूली नहीं है। तभी एक आदमी जिसके हाथ में एक नाइफ था, वह आगे आया। वह सीधे ही अनाया पर वार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह लोग निंजा की तरह काम करते थे, इसलिए उन लोगों की ज्यादातर हथियार तेज नाइफ या फिर बड़ी तलवार ही होती थी। वैसे भी यहाँ की सिक्योरिटी के साथ गन को अंदर लाना तकरीबन नामुमकिन था। भले ही वह पायल की मदद से अंदर तो आ गए थे, लेकिन वह लोग ज्यादा कोई हथियार अंदर नहीं ला पाए थे। जो आदमी अनाया पर वार करने के लिए आगे बढ़ा था, उसने तुरंत चाकू को अनाया के सिर के बीचों बीच वार करने के लिए आगे बढ़ाया। तभी अनाया ने टेबल के नीचे से एक तेज यूनिक ड्रैगन के पैटर्न वाला नाइफ निकाला। ये ब्लैक मेटल का बना हुआ था। अनाया ने तुरंत उस आदमी का वार रोक दिया और फुर्ती के साथ उस आदमी की कलाई पर वार कर दिया। वह आदमी तुरंत 2 कदम पीछे हट गया। अनाया भी अपनी जगह से हल्की सी खड़ी हुई। अनाया घर में ही थी और उसे कहीं बाहर नहीं जाना था, तो उसने कंफर्टेबल कपड़े पहने थे, ऊपर एक लूज शर्ट, वह भी हर्षवर्धन की, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उसे हल्के कपड़े पहनना पसंद था, और उसे हर्षवर्धन के कपड़े पसंद थे जिसमें हर्षवर्धन की महक आती थी। और नीचे फिटिंग जेगिस पहनी थी, पैरों में हल्के हल्के चप्पल। वह काफी आम कपड़ों में बैठी हुई थी, लेकिन उसका अंदाज खतरनाक और डरावना था। जैसे ही वह खड़ी हुई, 3 लोग और आगे बढ़े उसे पर वार करने के लिए। अनाया ने तुरंत फुर्ती दिखाई और टेबल से कोई चीज उठाकर उन पर फेंक दी, लेकिन स्टडी रूम का दरवाजा बंद था और वह साउंड प्रूफ था, इसीलिए बाहर किसी को आवाज नहीं सुनाई दी, खास करके तीनों रोबोट को, जो अपने अपने काम में बिजी थे। एक चार्ज हो रहा था, एक फूड बना रहा था, और तीसरा बाहर की सिक्योरिटी चेक कर रहा था। किसी ने भी अनाया पर ध्यान नहीं दिया। ऊपर से अनाया ने ही डिस्टर्ब करने को मना किया था, इसलिए कोई अनाया को कुछ देने भी अंदर नहीं आया। अनाया बिना झिझक सबसे फाइट कर रही थी, लेकिन अनाया यहाँ इस फाइट को ज्यादा खींचना नहीं चाहती थी। अनाया का हर वार सामने वाले के काफी सेंसिटिव एरिया में होता था, जैसे कि गर्दन की नस, नाक, हाथ की नस, या फिर ऐसी जगह जहां पर वार होते ही वह इंसान तुरंत मर जाए। लेकिन वह भी काफी ट्रेन फाइटर थे। उन लोगों ने अनाया के हर वार से खुद को बचा लिया। ऊपर से वह संख्या में ज्यादा थे, इसीलिए अनाया खुद को बस डिफेंड बचाव कर रही थी। तभी अनाया दीवार के नजदीक पहुंच गई। वहां पर एंटीक तलवार रखी हुई थी। हर्षवर्धन को एंटीक का शौक था, इसलिए घर में कई सारी ऐसी चीज थी जो बस डेकोरेशन के लिए रखी गई थी। अनाया ने एक झटके में अपने दूसरे हाथ से वहां से एक एंटीक तलवार निकाली। अनाया ने ये जानबूझकर किया था ताकि वह उन लोगों को खुद से दूर रख सके। वह फाइटिंग में अच्छी थी, लेकिन अगर उन लोगों की तेज हथियार अनाया के पेट के नजदीक लगते या फिर हल्की सी भी खरोच भी लगती, ये चीज अनाया को बर्दाश्त नहीं थी। तलवार ऐसी चीज थी
जो उसे दुश्मन को थोड़ी दूर से ही फाइट करने की इजाज़त देती थी। वह उसके ब्लैक डेगर से ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अनाया फाइट करते हुए ही दरवाजे की ओर बढ़ी। उसे पता था वह इन सबसे अकेले लड़ेगी तो ज़्यादा वक्त लगेगा। ऊपर से वह घर में ही थी और काफ़ी आराम से थी, इसीलिए उसकी दवाई या फिर जहर की बोतल उसके पास नहीं थी। ज़्यादातर वह जो भी कपड़े पहनती थी उसमें खुफिया हथियार और खुफिया जहर छुपाने के ट्रैक होते थे, जो खुद उसने ही इन्वेंट किए थे। लेकिन इन कपड़ों में ऐसा कुछ नहीं था, वरना अनाया उन लोगों को एक ही झटके में मार सकती थी। लेकिन फिर भी अनाया ने तेजी से एक आदमी का गला काट दिया। अनाया की तेजी देखकर सामने के लोग जो अभी तक अनाया से खेल रहे थे, वह तुरंत उसे पर हावी होने के लिए आगे बढ़े। लेकिन अनाया भी कुछ कम नहीं थी। वह एक हाथ से वार कर रही थी और एक हाथ से बाकी लोगों को रोक रही थी, और उसके हाथ में जो तेज काला चाकू था वह जैसे उसी के शरीर का कोई हिस्सा हो। वह बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अनाया ने तुरंत अपने बालों से 2 नीडल निकाली और तेजी से 2 आदमियों की ओर फेंक दी। वह आदमी तुरंत वहीं पर जम गए, क्योंकि वह नीडल उन दोनों की गर्दन के पास जाकर लगी और उनके AQ पॉइंट सील हो गए। अब वहां पर बस 4 लोग बच्चे थे। तब तक अनाया ने दरवाजा खोल दिया था और वह कदम बाहर रख चुकी थी। वह चारों आदमी भी उसके पीछे चले गए। उनके हिसाब से विला में कोई नहीं था। विला में गार्ड कभी आते ही नहीं थे। ज्यादातर विला में अनाया अकेली रहती थी और यह बात बाहर के लोगों के लिए थी। कोई नहीं जानता था कि 3 रोबोट पूरे विला की देखभाल करते हैं और अनाया की छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते थे। जैसे ही अनाया ने बाहर देखा, उसकी आंखें छोटी हो गई, क्योंकि विला की लाइट काट दी गई थी। और यह महान काम पायल का था, जो विला के आसपास घूमने के नाम पर सिक्योरिटी एरिया में गई और उसने विला की पूरी बिजली ही काट दी। लेकिन अनाया फिर भी ज्यादा चिंतित नहीं थी। आखिरकार यह उसका घर था। यहाँ के हर कोने से वह वाकिफ थी। अगर वह आंख बंद कर भी विला में चलती तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऊपर से उसकी शार्प मेमोरी याद शक्ति किसी भी चीज को एक ही बार में उसके दिमाग में फोटो की तरह प्रिंट कर देती थी। अनाया अभी ऊपर के फ्लोर पर थी। उसे ज्यादा चिंता नहीं थी, लेकिन उसके पीछे जो लोग थे वह बार बार उसे पर वार कर रहे थे और अनाया उनके वार का जवाब दे रही थी। अब तक आवाज तेज भी हो चुकी थी। जैसे ही एक आदमी सीढ़ियों के पास अनाया पर वार करने वाला था, अनाया जो सीढ़ियों पर खुद को बैलेंस बनकर खड़ी थी और उनके वार को रोक रही थी, वो 2 लोगों के एक साथ वार करने से उसका हल्का सा बैलेंस बिगड़ा और वह सीढ़ियों पर हल्की सी पीछे गिरने वाली थी। तभी 2 हाथी ने उसे रोक दिया। ये रोबोट नोबिता था, जो आवाज सुनकर सीधे ही वहां अपने फ्लाइंग जेट उड़ने वाले जूते का इस्तेमाल करके आ गया था। विला के अंदर कोई कैमरा नहीं था, न ही उसे कोई पाबंदी थी। वह यहाँ अपने रोबोटिक पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते थे और यहाँ तो अनाया की सेफ्टी की बात थी। वह तुरंत ही अनाया के पास गया और उसे अच्छे से खड़ा किया और सामने जो लोग वार कर रहे थे उनसे फाइट करने लगा। तब तक दूसरे 2 रोबोट भी आ गए थे। रोबोट नोबिता भी आगे आए और वह अनाया को पीछे करती है और जो भी उस पर वार करने की कोशिश कर रहा था उसे वहीं पर रोक देती है। उन लोगों के आने की वजह से अनाया ने अपनी हाथ में पकड़ी हुई एंटीक तलवार सुजुका के हाथ में पकड़ा दी। ब्लैक डेगर अभी भी उसके पास था। वह बिल्कुल भी अपनी सतर्कता छोड़ नहीं सकती थी। वह धीमे से सीढ़ियां उतरने लगी। तभी शिजुका ने देखा कि कोई पीछे से अनाया पर कोई तेज धारदार चीज फेंक रहा है। उसने तुरंत उसे रोक दिया और वह उस आदमी की ओर बढ़ गई, लेकिन उसने एक लात से उस आदमी को पीछे फेंक दिया। अनाया तब तक जाकर सोफे के पास बैठ चुकी थी। उसके हाथ में अभी भी वही ब्लैक डेगर था। रोबोट फाइट कर रहे थे, पता नहीं कैसे, लेकिन ऊपर 2 लोग जिनके AQ पॉइंट अनाया ने ब्लॉक किए थे, उसने भी खुद को उस कैद से छुड़ा लिया था। जब बड़े से होल में तीनों रोबोट लड़ रहे थे, जहां पर उन हत्यारों को भी जगह जगह पर चोट लगी हुई थी, वही रोबोट की हालत में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। हालांकि उनकी नकली स्किन कई जगह से कट चुकी थी, यहाँ तक कि एक जगह से तो उनकी वायरिंग भी नजर आने लगी थी। लेकिन अंधेरे की वजह से किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अनाया अभी भी सतर्कता से चारों ओर देख रही थी। वह हत्यारे भी काफी चालक थे। बीच बीच में वह कोई ना कोई चीज उठाकर अनाया की ओर फेंक रहे थे। अनाया अभी टेबल से कोई ना कोई चीज वापस फेंककर खुद को बचा रही थी। उसने चारों ओर नजर रखी थी, कहीं कोई उस तक तो नहीं पहुंच रहा। 2 लोग तो पहले ही मारे जा चुके थे। अब हॉल में बस 5 लोग बचे थे।
और उन लोगों की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी। तभी तीनों रोबोट एक साथ 3 लोगों को जमीन पर पटक देते हैं और एक ही झटके में उनके सीने पर एक तेज मुक्का मारते हैं। तुरंत ही उन तीनों की ही मौत वहीं पर हो जाती है। अब तो सिर्फ 2 ही हत्यारे बचे थे। वो लोग उन दोनों को ही जिंदा रखना चाहते थे, इसीलिए वह उनके साथ आराम से फाइट करते हैं। अनाया भी दूर से उनकी फाइट देख रही थी। आगे का मेन डोर बंद था, इसीलिए बाहर से गॉड्स अभी तक अंदर नहीं आए थे, नहीं उन्हें कोई आवाज सुनाई दी थी। अनाया भी अब आराम से पीछे सिर टिका लेती है, क्योंकि अब 2 ही हत्यारे बचे थे। तभी किसी ने पीछे से अनाया का गला पकड़ लिया और उसके गले पर किसी तेज नुकीली चीज को रख दिया। ऐसा होते ही अनाया तुरंत खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन जिसने भी अनाया को पकड़ा था उसने काफी कसकर अनाया के गले को पकड़ रखा था। अनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कड़क आवाज में बोली, छोड़ो मुझे। इस आवाज को सुनते ही तीनों रोबोट की नजर भी उस ओर चली गई। अंधेरा था और हॉल में हल्की सी भी रोशनी नहीं आ रही थी, इसीलिए किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कोई अनाया के पीछे भी जा सकता है। लेकिन अनाया के पीछे किसी को देखकर तीनों रोबोट तुरंत ही सतर्क हो गए हैं। उनके सामने जो 2 हत्यारे थे, उन्होंने तुरंत ही उनको एक ही झटके में गर्दन पर वार करके जमीन पर गिरा दिया। वह तीनों रोबोट ही हल्के हल्के से अनाया की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन जिसने भी अनाया को दबोचा था उसने अनाया के गले पर और पकड़ करते हुए कहा, मेरे नजदीक मत आना, वरना मैं इसे एक झटके में मार दूंगी। इस आवाज को सुनकर हर किसी को पता चल गया, यह कोई और नहीं पायल थी, जो पता नहीं इतनी हिम्मत कहाँ से इकट्ठा करके अनाया को मारने के लिए आगे आई, या फिर कह सकते हैं उसके अंदर जलन भरी हुई थी, जिसे वह हर हालत में अनाया को बर्बाद ही कर देगी। उसकी नजरों में जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं ना कहीं अनाया का हाथ था। जब से अनाया हर्षवर्धन की जिंदगी में आई थी, तब से ही उनकी जिंदगी में तकलीफ आना शुरू हुआ था। पहले सब कुछ ठीक था, उसके पापा और भाई कुछ भी कर ले, हर्षवर्धन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता था, ना ही कोई जवाब देता था, ना ही कोई चाल चलता था। और तब हर्षवर्धन भी मीनल देवी की हर बात मानता था, इस वजह से उनको अपनी मनमानी करने की छूट मिल जाती थी। लेकिन जब से ही अनाया आई थी, तब से ही हर्षवर्धन बदल गया था और उनके दिन बुरे चल रहे थे। इसलिए वह चाहती थी कि अनाया जिंदा ही ना रहे, और यह नफरत कहीं ना कहीं मीनल देवी ने उसके दिल में भरी थी। और दूसरी बात, वह जानती थी कि अगर उसने अनाया को नहीं मारा तो मीनल देवी उसे नहीं छोड़ेगी। वह इतने वक्त में ये तो जान चुकी थी कि मीनल देवी कोई सीधी साधी इंसान नहीं है। पहले बस वह खुद को महान दिखाते थी और किसी बड़े खानदान की बड़ी मालकिन की तरह खुद को प्रेजेंट करती थी, लेकिन सच बिल्कुल उलट था। पिछले कुछ महीनों में उसने जो जिल्लत भरी जिंदगी जी थी, हर रात किसी न किसी को खुद को नोचने दिया था। इतनी बुरी जिंदगी जीने के बाद भी मीनल देवी ने उसे इसीलिए वापस लिया ताकि वह उसके जरिए अनाया को रास्ते से हटा सके और हर्षवर्धन को वापस अपने काबू में ला सके। इसीलिए वह सच में चाहती थी कि वह अनाया को मार दे, कम से कम उसके आने वाली जिंदगी तो आराम से गुजरेगी। क्या पायल अनाया को मार पाएगी? क्या हर्षवर्धन को पता चलेगा अनाया पर हमले का? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।